चैप्टर 9 है ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ चिल्ड्रंस एंड पेरेंट्स। इसमें सेक्शन 125 है ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ चिल्ड्रंस एंड पेरेंट्स। इसका सब सेक्शन 1 है किसी भी पर्सन, अगर किसी भी पर्सन के पास सफिशेंट मीन्स है और सफिशेंट मीन्स होते हुए भी वो नेग्लेक्ट करता है या रिफ्यूज़ करता है मेंटेन करने से। पहली बात, उसकी वाइफ को जो अनेबल है मेंटेन करने को खुद को, या फिर उसका लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड वेदर मैरिड और नॉट अनेबल टू मेंटेन इटसेल्फ। तीसरी बात, हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड नॉट बीइंग अ मैरिड डॉटर हु हैज अटेन्ड मेजॉरिटी where such child is by reason of any physical or mental abnormality or injury unable to maintain itself. डी, हिज फादर और मदर अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैटेगरीज में से कौन कौन ले सकते हैं उस पर बहुत ज़्यादा ही प्री में सवाल पूछते हैं और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है ही। तो इस सबसेक्शन 1 बोलता है ऐसा पर्सन जिसके पास सफिशिएंट मीन्स है और सफिशिएंट मीन्स होते भी वो नेग्लेक्ट कर रहा है, रिफ्यूज़ कर रहा है मेंटेन करने से उसकी वाइफ को जो अपने आप को मेंटेन करने के लिए एबल नहीं है। उसका लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड को, भले ही वो मैरिड हो या ना हो, जो अपने आप को मेंटेन करने के लिए अनेबल है। फिर उसके लेजिटिमेट इलेजिटिमेट चाइल्ड को जो कि मेजॉरिटी तो अटेन कर लिया लेकिन किसी फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मेलिटी या इंजरी के चलते वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, कर पा रही है, और इसमें मैरिड डॉटर इंक्लूड नहीं होती इस सी में। डी बोलता है उसके फादर या मदर जो अनेबल है मेंटेन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ठीक है। फिर अ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री में कईयों बार पूछ लिया कौन सा मजिस्ट्रेट इसमें ऑर्डर दे सकता है, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। अ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में अपॉन प्रूफ ऑफ सच नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल order such person to make a monthly allowance for the maintenance of his wife or such child, mother or father at such monthly rate at as such magistrate thinks fit। मतलब मंथली रेट भी वो होगी जो मजिस्ट्रेट को ठीक लगती है, कोई कैपिंग नहीं करेगी। इस टाइप का भी प्री में कई बार पूछा हुआ है। एंड पे द सेम टू सच पर्सन एज द मजिस्ट्रेट में फ्रॉम टाइम टू टाइम डायरेक्ट। ठीक है। मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को जब प्रूफ मिलता है ऐसे नेग्लेक्ट या रिफ्यूज़ल का, वो ऑर्डर करेगा उस पर्सन को एक मंथली अलाउंस करने के लिए उसकी वाइफ या ऐसे चाइल्ड के मेंटेनेंस के लिए, फादर मदर जो भी है, ऐसे मंथली रेट पे जो उसको ठीक लगती है, और उस पर्सन को पे करे जिसे मजिस्ट्रेट टाइम टू टाइम डायरेक्ट करता है। अब इसमें प्रोवाइज़ो क्या कहता है, अब इसके आगे आएंगे 3 प्रोवाइज़ो, तीनों इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइजो बोलता है प्रोवाइडेड दैट मजिस्ट्रेट में ऑर्डर द फादर ऑफ अ माइनर फीमेल चाइल्ड रिफर्ड टू इन सब क्लॉज बी टू मेक सच अलाउंस until she attains her majority if the magistrate is satisfied that the husband of such minor female child if married is not possessed of sufficient means। तो इसका प्रोवाइजो बोल रहा है कि मजिस्ट्रेट जो है वो माइनर फीमेल चाइल्ड जिसकी बात हो रही है क्लॉज बी में, उसके लिए भी ऑर्डर कर सकता है कि उसको भी दिलवाया जाए मंथली अलाउंस या इंटरिम मेंटेनेंस, जैसा कि मजिस्ट्रेट को सेटिस्फाई लगता है। ठीक है। ठीक है। इस केस में अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड है कि उस माइनर फीमेल चाइल्ड का हस्बैंड पॉजेस नहीं है सफिशिएंट मीन्स से, ठीक है, उस माइनर फीमेल चाइल्ड का हस्बैंड सफिशिएंट मीन्स नहीं है उसके पास। अब प्रोवाइडेड फर्दर दैट द मजिस्ट्रेट में ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग रिगार्डिंग मंथली अलाउंस for maintenance under this subsection order such person to make a monthly allowance for interim maintenance of his wife or such child, father or mother, and the expenses of such proceeding which the magistrate considers reasonable and pay the same to such person as the magistrate may from time to time direct। मैजिस्ट्रेट जो है ना मंथली अलाउंस की प्रोसीडिंग की पेंडेंसी के दौरान ही अगर मैजिस्ट्रेट को ठीक लगता है तो वो इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर करवा सकता है कि इंटरिम मेंटेनेंस दिया जाए जिसको भी दिलवाया जा रहा है, वाइफ चाइल्ड फादर मदर जो भी है, और प्रोसीडिंग का एक्सपेंसेस भी उतना जो मैजिस्ट्रेट को रीजनेबल लगता है, और वो पे किया जाए ऐसे पर्सन को जो मैजिस्ट्रेट टाइम टू टाइम डायरेक्ट करता है। इसका तीसरा प्रोवाइजो बोलता है कि जो एप्लीकेशन है ना मंथली अलाउंस की, इंटरिम मेंटेनेंस की, ठीक है, और एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग की, सेकंड प्रोवाइजो में जो है वो जितना हो सके पॉसिबल हो वो 60 डेज़ के अंदर डिस्पोज की जाएगी फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस टू ऑफ द एप्लीकेशन टू सच पर्सन। ठीक है। वापस से
कि प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट एन एप्लीकेशन फॉर मंथली अलाउंस फॉर इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस of proceeding under second proviso shall as far as possible be disposed of within 60 days from the date of service of notice of the application to such person. इसका एक्सप्लेनेशन बोलता है माइनर वो जो इंडियन मेजोरिटी एक्ट के हिसाब से उसने मेजोरिटी नहीं अटेंड करी है, वाइफ वो जो डिवोर्स की गई है, वाइफ में मतलब इंक्लूड क्या करता है बता रहा है, जो डिवोर्स की गई है या जिसने डिवोर्स लिया है हस्बैंड से और उसने वापस शादी नहीं करी है, वो होती है वाइफ. अब इसका सबसेक्शन 2 पे आ जाता है. एनी सच अलाउंस फॉर मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग शैल बी पेबल फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर or is so ordered from the date of application for maintenance or interim maintenance and the expenses of proceeding as the case may be. तो हर जो अलाउंस है ना मेंटेनेंस के लिए, इंटरिम मेंटेनेंस के लिए, एक्सपेंसेस के लिए, वो उस डे से पे किया जाएगा जब ऑर्डर आया था, डेट ऑर्डर की डेट से, और अगर ऑर्डर आ गया है तो एप्लीकेशन की डेट से जब उसकी एप्लीकेशन की गई थी. ठीक है. और सब सेक्शन 3 है, if any person so ordered fails without sufficient cause to comply with the order, any magistrate may, for every breach of the order, issue a warrant for levying the amount due in manner provided for levying fines, and may sentence such person for whole or any part of such month's allowance for the maintenance or interim maintenance and expenses of proceeding as the case may be, remaining unpaid after the execution of the warrant, to imprisonment for a term which may extend to 1 month or until payment if sooner made. इसका सबसेक्शन 3 बोलता है अगर पर्सन जिसको ऑर्डर किया गया था इसके अंदर वो फेल करता है बिना किसी सफिशिएंट कॉज के उस ऑर्डर से कंप्लाई करने में, तो मैजिस्ट्रेट हर ब्रीच ऑफ ऑर्डर के लिए एक वारंट इशू करेगा. वारंट होगा वारंट फॉर लेवाइंग द अमाउंट ड्यू इन मैनर प्रोवाइडेड फॉर लेवाइंग फाइन्स, है ना, वारंट फॉर लेवाइंग फाइन्स है, तो वो इशू करेगा वारंट लेवाई करने के लिए अमाउंट ड्यू, और किस मैनर में होगा, मैनर प्रोवाइडेड फॉर लेवाइंग फाइन्स, और सेंटेंस कर देगा उस पर्सन को होल या कोई पार्ट ऑफ हर मंथ की जो भी उसकी अलाउंस या मेंटेनेंस जो भी उसे देना है वो अनपेड रहती है उसके लिए आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट के एग्जीक्यूशन के बाद. टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 मंथ और अंटिल पेमेंट इफ सूनर मेड, और वो इम्प्रिजनमेंट 1 महीने तक की हो सकती है या फिर जब तक उसने पेमेंट नहीं करी, जो भी जल्दी ख़त्म हो रहा है. ठीक है, मतलब 1 महीने से पहले उसने पेमेंट कर दी तो उसे तभी छोड़ देंगे. इसका प्रोवाइजो कहता है प्रोवाइडेड दैट नो वारंट शैल बी इशूड फॉर रिकवरी ऑफ एनी अमाउंट ड्यू अंडर दिस सेक्शन अनलेस एप्लीकेशन बी मेड टू कोर्ट टू लिवाई सच अमाउंट विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच इट बिकम ड्यू. अब ये 1 साल का पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री में आता है. इसमें बोला गया है कोई वारंट इशू नहीं किया जाएगा इस अमाउंट का जो ड्यू है इस सेक्शन के अंदर उसको लिवाई करने के लिए, उसकी रिकवरी के लिए, अनलेस जो एप्लीकेशन है उस अमाउंट की लिवाई करने के लिए वो 1 साल के अंदर की गई है, जिस डेट से जब से वो अमाउंट ड्यू हुआ है उस ड्यू होने के 1 साल के अंदर वो एप्लीकेशन की गई है. अगर नहीं की गई तो फिर कोई वारंट नहीं इशू होगा उस अमाउंट की रिकवरी के लिए. Provided further that if such person offers to maintain his wife on the condition of her living with him and she refuses to live with him, such magistrate may consider any grounds of refusal stated by her and may make an order under this section notwithstanding such offer, if he is satisfied that there is just ground for so doing. इसका फिर प्रोवाइजो बोल रहा है सबसेक्शन 3 का कि अगर वो पर्सन ऑफर करता है कि मैं मेंटेन कर लूँगा वाइफ को पर इस कंडीशन में कि वो मेरे साथ में रहे, और वो उसके साथ रहने से रिफ्यूज़ कर देती है, तो मैजिस्ट्रेट कंसीडर करेगा क्या ग्राउंड्स है रिफ्यूज़ल जो वो स्टेट कर रही है, और फिर ऐसा ऑर्डर करेगा इस सेक्शन के अंदर कि वो चाहे कि ऐसा ऑर्डर करेगा कि उसके ऑफ़र को ध्यान को न पालन करते हुए भी वो ऑर्डर कर दे इस सेक्शन के अंदर और मेंटेनेंस दिलवा दे, अगर वो सेटिस्फाइड है कि जस्ट ग्राउंड है इसे. अब आगे जस्ट ग्राउंड क्या होते हैं वो आगे एक्सप्लेनेशन में बताया गया है, जैसे कि हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है या वो एक मिस्ट्रेस रखता है, ये जस्ट ग्राउंड कंसीडर किए जाते हैं कि वाइफ को रिफ्यूज़ल करना उसके साथ रहने के लिए. इसका सब सेक्शन 4 है, नो वाइफ शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव एन अलाउंस for maintenance or interim maintenance expenses proceeding as the case may be
फ्रॉम हर हस्बैंड अंडर दिस सेक्शन इफ शी इज लिविंग इन अडल्ट्री और विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन शी रिफ्यूजेस टू लिव विथ हर हस्बैंड और इफ़ दे आर लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट। तो ये 3 कंडीशन है जब वो एंटाइटल नहीं होगी, अडल्ट्री में रह रही है, या फिर सफिशिएंट रीज़न के बिना अपने हस्बैंड के साथ रहने से मना कर देती है, या फिर वो सेपरेटली रहती है म्यूचुअल कंसेंट से। इसका सबसेक्शन 5 है, ऑन प्रूफ दैट एनी वाइफ इन whosoever an order has been made under this section is living in adultery or without sufficient reason she refuses to live with her husband or that they are living separately by mutual consent, the magistrate shall cancel the order। इजी है, मैजिस्ट्रेट कैंसिल कर देगा प्रूफ मिलने पे। अब 126 है प्रोसीजर। इसमें भी प्री से फर्स्ट से रिलेटेड जो फर्स्ट सबसेक्शन है उसमें से प्री से एक क्वेश्चन देखा गया है कि है ना क्या कहाँ पे उसका केस हो सकता है। 126 प्रोसीजर, प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 125 may be taken against any person in any district: A where he is, B where he or his wife resides, C where he last resided with his wife or as the case may be with the mother of illegitimate child। ठीक, प्रोसीडिंग सेक्शन 125 के अंदर किसी भी पर्सन के अगेंस्ट ली जा सकती है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर वो है, यहाँ पर वो या उसकी वाइफ रिसाइड करती है, या जहाँ पर वो आखिरी बार रिसाइड किया था उसकी वाइफ के साथ, या फिर उसकी इलेजिटिमेट चाइल्ड की मदर के साथ। सबसेक्शन 2 बोलता है हर एविडेंस जो है ऐसी प्रोसीडिंग्स में वो लिया जाएगा उस पर्सन के प्रेजेंस में जिसके अगेंस्ट ऑर्डर जो है प्रपोज किया जा रहा है, मेड किया जाए मेंटेनेंस का। जब उसकी पर्सनल अटेंडेंस डिस्पेंस की गई है तो उसके प्लीडर के प्रेजेंस में, और वो रिकॉर्ड किया जाएगा जो मैनर प्रिस्क्राइब्ड है समन्स केसेस में उसमें। फिर इसका प्रोवाइजो बोलता है प्रोवाइडेड दैट इफ द मैजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड दैट द पर्सन अगेंस्ट हुम एन ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस इज प्रपोज टू बी मेड इज विलफुली अवॉइडिंग सर्विस और is willfully neglecting to attend the court, the magistrate may proceed to hear and determine the case ex parte, and any order so made may be set aside for good cause shown on an application made within 3 months from the date thereof, subject to such terms including terms as to payments of cost to opposite party as the magistrate may think just and proper। इसका प्रोवाइजो बोलता है अगर मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड है कि पर्सन जिसके अगेंस्ट पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस वगैरह का ऑर्डर प्रपोज किया जा रहा है मेड करने को, उसने विलफुली नेग्लेक्ट करा है, ठीक है, कोर्ट को अटेंड करने से, तो मैजिस्ट्रेट प्रोसीड करेगा केस को हियर और डिटरमाइन करने एक्स पार्टे, और जो ऑर्डर इस एक्स पार्टे उसकी हियरिंग से आया है वो गुड कॉज से सेट असाइड, अगर सामने वाला गुड कॉज दिखा दे तो सेट असाइड भी किया जा सकता है, और वो गुड कॉज उसे सेट असाइड करने की एप्लीकेशन जो 3 महीने के अंदर की जाएगी, ठीक है, फ्रॉम द डेट देयर ऑफ, सब्जेक्ट टू ऐसे टर्म्स जो इंक्लूड करते हैं टर्म्स पेमेंट ऑफ कॉस्ट टू अपोजिट पार्टी एज द मैजिस्ट्रेट में थिंक जस्ट एंड प्रॉपर। इसका सबसेक्शन 3 बोलता है कोर्ट इन डीलिंग विथ एप्लीकेशंस अंडर सेक्शन 125 शैल हैव पावर टू मेक सच ऑर्डर एज टू कॉस्ट एज मे बी जस्ट। ठीक है, 125 के अंदर एप्लीकेशन से डील करते वक्त उसके पास ऐसे पावर होंगे ऑर्डर करने के लिए कॉस्ट से जो कि जस्ट है। फिर 127 है अल्ट्रेशन इन अलाउंस। अब ये जो प्री में इसका क्वेश्चन एक बार देखा था, सीरियल नंबर पे पूछा कि अल्ट्रेशन इन अलाउंस कौन से सेक्शन में, तो 127 में। इसका सबसेक्शन 1 बोलता है ऑन प्रूफ ऑफ चेंज इन सर्कमस्टांसेस ऑफ एनी पर्सन रिसीविंग अंडर सेक्शन 125 अ मंथली अलाउंस फॉर मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस और ऑर्डर्ड अंडर द सेम सेक्शन to pay a monthly allowance for the maintenance or interim maintenance to his wife, child, father or mother as the case may be, magistrate may make such alteration as he thinks fit in allowance for maintenance or interim maintenance as the case may be। सबसेक्शन 1 सिंपली यही बोलता है जब प्रूफ मिलता है सर्कमस्टेंसेस की चेंज हुई है, किसी भी पर्सन जो रिसीव कर रहा है 125 के अंदर मंथली मेंटेनेंस, मतलब जो उसका पिता या बीवी उसके पास पैसा आ गया एकदम से और तो चेंज इन सर्कमस्टेंस हुई, उसका प्रूफ मिला, या फिर उस पर्सन की चेंज ऑफ सर्कमस्टांस हो गई जो उसके अंदर उसे ऑर्डर किया गया है मेंटेनेंस इंटरिम जो भी है देने का, ठीक है, तो मैजिस्ट्रेट ऐसा अल्टरेशन करेगा उस ऑर्डर में जो उसे ठीक लगता है, और ठीक है, जो उसे ठीक लगता है वैसा अल्टरेशन करेगा, यही है बस। सबसेक्शन 2 बोलता है जब ये अपीयर होता है मैजिस्ट्रेट को कि कोई भी डिसीजन किसी कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट का आया उसके कॉन्सिक्वेंस में
कि उसके कॉन्सिक्वेंस में जो ऑर्डर दिया गया था सेक्शन 125 के अंदर वो कैंसिल कर देना चाहिए या वेरी कर देना चाहिए, तो वो कैंसिल या वेरी करेगा उस ऑर्डर को अकॉर्डिंगली। अब इसका सब सेक्शन 3 बोलता है जब कोई ऑर्डर 125 के अंदर किया गया है, वो एक वुमेन के फेवर में जो डिवोर्स की गई है या फिर उसने डिवोर्स लिया है उसके हस्बैंड से, और मजिस्ट्रेट ये सेटिस्फाई हो गया है अब कि वुमेन ने उस डिवोर्स के बाद रीमेरी कर लिया है, तो उस ऑर्डर को उसकी रीमैरिज की डेट से कैंसिल कर देगा। या फिर 3 का बी बोलता है कि उस वुमेन जो डिवोर्स की गई ना उसके हस्बैंड द्वारा, उसने रिसीव किया है या तो पहले या बाद में उस ऑर्डर के होल ऑफ द सम, जो कि किसी कस्टमरी या पर्सनल लॉ जो अप्लीकेबल होता है पार्टी पे, वो डिवोर्स पे पेबल है, वो उसने रिसीव कर लिया है, तो वो कैंसिल कर देगा उस ऑर्डर। उस केस में जब वो सम था वो पे किया गया था उस ऑर्डर से बिफोर, तो तब से कैंसिल किया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑन विच ऑर्डर वॉज मेड। ठीक है, जब उसने ऑर्डर से पहले ही वो पूरा होल ऑफ सम किसी कस्टमरी लॉ या इसमें कर लिया है, तो वो उस डेट से कैंसिल किया जाएगा जो कि जिस डेट से ऑर्डर किया गया था। अगर उसने इन अदर केस फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द पीरियड इफ एनी फॉर विच मेंटेनेंस हैज़ बीन एक्चुअली पेड बाय हस्बैंड टू द वुमेन। दूसरे केस में पीरियड की एक्सपायरी पे अगर कोई है तो जिसके लिए मेंटेनेंस एक्चुअली दिया है हस्बैंड ने वुमेन को। इसमें मोहम्मद वर्सेस शाह बानो बेगम, मोहम्मद अहमद वर्सेस शाह बानो बेगम वाला जो केस था उसमें बोला गया था कि जो है सेक्शन सीआरपीसी का 125 के अंदर का जो मेंटेनेंस है वो पर्सनल लॉस से अलग मिलता है। तो इसको एक बार देख लेना, चेक करना होगा इससे कहाँ गलत जा रहा है। तो अब है सबसेक्शन सी ई का थर्ड का क्लॉज सी। The woman has obtained a divorce from her husband and that she had voluntarily surrendered her rights to maintenance. After her divorce, cancel the order from the date thereof. ठीक है, वुमेन ने डिवोर्स लिया उसके हस्बैंड से और उसने वॉलेंटरीली अपने राइट सरेंडर किए हैं मेंटेनेंस के लिए, तो डिवोर्स के बाद वो कैंसिल कर देगा ऑर्डर उस डेट से। इसका सबसेक्शन 4 बोलता है एट द टाइम ऑफ मेकिंग एनी डिक्री फॉर रिकवरी ऑफ एनी मेंटेनेंस और डाउरी बाय एनी पर्सन to whom a monthly allowance for maintenance or interim maintenance or any of them has been ordered to be paid under section 125, a civil court shall take into account the sum which has been paid to or recovered by such person as monthly allowance for the maintenance or interim maintenance or any of them as the case may be in pursuance of the said order. तो सबसेक्शन 4 ये बोल रहा है, तो 125 के अंदर जो ऑर्डर हुआ है, ये डिक्री आई है, उसके रिकवरी के लिए जब रिकवरी की जाएगी तो सिविल कोर्ट इस सम को भी अकाउंट में लेगा जो पहले पे कर दिया जा चुका है या रिकवर कर लिया जा चुका है उस पर्सन द्वारा इन परसुएंस ऑफ सैड ऑर्डर। ठीक है, ये हो गया 127। अब है 128 इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस। वन 128 है इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस। अ कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस and expenses of the proceedings as the case may be shall be given without payment to the person in whose favor it is made or to his guardian if any or to the person whom the allowance for maintenance or allowance for interim maintenance and expenses of proceeding as the case may be is to be paid, and such order may be enforced by any magistrate in any place where the person against whom it is made may be, or such magistrate being satisfied as to identity of the parties and non-payment of the allowance or as the case may be expenses due। तो 128 बोल रहा है जो मेंटेनेंस का जो भी ऑर्डर आता है ना इसके अंदर, उसकी कॉपी उस ऑर्डर की वो बिना पेमेंट के पर्सन को दी जाएगी जिसके फेवर में ये ऑर्डर आया, या उसके गार्जियन को, या फिर ऐसे पर्सन को जिसको दिया जाना है ये मेंटेनेंस। और जो ऑर्डर होगा वो इन्फोर्स किया जा सकता है किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा किसी भी प्लेस में जहाँ पर वो पर्सन है जिसके अगेंस्ट ऑर्डर मेड किया गया है वो है,
और ऐसा मैजिस्ट्रेट अगर सेटिस्फाइड होता है एज टू आइडेंटिटी ऑफ द पार्टीज एंड नॉन पेमेंट ऑफ द अलाउंस एज द केस में बी एक्सपेंसेस ड्यू, अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड हो जाता है पार्टीज़ की आइडेंटिटी पे और इस बात पे कि पेमेंट जो है नहीं हुआ है एक्सपेंसेस का,